बीमा ज्ञान के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भारत के बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस सेक्टर में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर गहराई से बात करेंगे। सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, उससे जुड़ी अपनी पॉलिसी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। तो आज हम इन्हीं ऑफिशियल बदलावों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये पता चले कि इसका बीमा कंपनियों, निवेशकों और हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है। बिल्कुल, ये इस क्षेत्र को और लिबरलाइज मतलब उदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ सिर्फ बड़ी हेडलाइन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी जो शर्तें और नियम हैं वो भी उतनी ही जरूरी हैं और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर दिख रही है उससे शुरू करते हैं। एफडीआई की सीमा। भारतीय बीमा कंपनियों के लिए अब नई सीमा क्या है? तो अब भारतीय बीमा कंपनियों मतलब इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में जो कुल विदेशी निवेश है, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाँ, उसकी सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। 100%? हाँ, पूरे 100%। और इसमें पोर्टफोलियो निवेशक भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि अब कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय बीमा कंपनी में पूरी 100% हिस्सेदारी खरीद सकती है। और ये किस रास्ते से होगा? मतलब प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल खरीद सकती है। और सबसे खास बात यह है कि यह निवेश ऑटोमेटिक रूट या स्वचालित मार्ग के तहत आएगा। ऑटोमेटिक रूट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसके लिए सरकार से पहले से कोई मंजूरी, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। हालांकि एक बात जरूरी है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI से इसका वेरिफिकेशन और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इस पॉलिसी में LIC का जिक्र बिल्कुल अलग से किया गया है। क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए नियम कुछ अलग है? जी हाँ, LIC के लिए एक बिल्कुल अलग नियम है। भारतीय जीवन बीमा निगम में विदेशी निवेश की जो सीमा है वो 20% रखी गई है। सिर्फ 20%, जहां बाकी सबके लिए 100% है। जी, और ये निवेश भी ऑटोमेटिक रूट के तहत ही होगा। ये अंतर क्यों रखा गया है? मतलब इतना बड़ा फर्क क्यों? देखिए, पॉलिसी में ये साफ तौर पर LIC के लिए एक अलग प्रावधान के तौर पर दिया गया है और ये LIC अधिनियम 1956 के नियमों के अधीन होगा। ये दिखाता है कि भारतीय बाजार में LIC की जो एक यूनिक और कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, सरकार उसे बनाए रखना चाहती है। ठीक है, तो ये पॉलिसी सिर्फ बीमा कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें बीमा मध्यस्थों की भी बात की गई है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। पहले तो ये बताइए कि ये होते कौन हैं? देखिए, ये वो संस्थाएं हैं जो बीमा के कारोबार को मतलब बिजनेस को आसान बनाती हैं। इसमें बीमा ब्रोकर्स, री इंश्योरेंस ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स। अच्छा, जो पॉलिसी खरीदने में मदद करते हैं। हाँ, और साथ ही थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें TPA कहते हैं, सर्वेयर और लॉस असेसर जैसी कई संस्थाएं शामिल हैं। ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है। और इनके लिए FDI का क्या नियम है? इनके लिए भी विदेशी इक्विटी निवेश की सीमा को 100% कर दिया गया है। ओ, इनके लिए भी 100%? जी, और ये भी ऑटोमेटिक रूट के तहत ही आएगा। तो इन सब का क्या मतलब है? 100% FDI सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। कई जरूरी शर्तें हैं ताकि भारतीय हितों की रक्षा हो सके। जैसे कि? पहली और सबसे अहम शर्त है भारतीय नेतृत्व को लेकर। किसी भी भारतीय बीमा कंपनी में जहां विदेशी निवेश है, वहां बोर्ड के चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO, इन तीनों में से कम एक व्यक्ति एक निवासी भारतीय नागरिक यानी रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। अच्छा, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। और दूसरी शर्त है रेगुलेटरी अनुपालन की। सभी कंपनियों को बीमा अधिनियम 1938 और IRDAI के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ठीक है। उन्हें भारतीय बीमा कंपनियां विदेशी निवेश नियम 2015 का भी पालन करना होगा। मतलब मैदान सबके लिए बराबर रहेगा। और ये जो मध्यस्थ हैं, इंटरमीडियरीज, उनके लिए कोई खास नियम है? हाँ, उनके लिए भी है। अगर किसी बीमा मध्यस्थ में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बहुमत में है, मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, तो उसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होना होगा। और ठीक बीमा कंपनियों की तरह ही उसके चेयरमैन, CEO, MD या प्रिंसिपल ऑफिसर में से कम एक रेजिडेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए।
पॉलिसी में एक जगह ये भी लिखा है कि ऐसी कंपनियों को नवीनतम तकनीकी, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाने होंगे। इसका क्या मतलब है? ये तो काफी वेग सा लगता है। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। देखिए, सरकार सिर्फ पूंजी या कैपिटल नहीं चाहती। वो चाहती है कि कंपनियां भारतीय बीमा क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट स्किल्स भी लेकर आएं। तो ये एक तरह की उम्मीद है, कोई सख्त नियम नहीं कह सकते हैं। और पारदर्शिता के लिए उन्हें अपने समूह या सहयोगी कंपनियों को किए गए सभी भुगतानों का खुलासा भी करना होगा। ये जरूरी है। यहाँ एक और दिलचस्प शर्त है। बताइए। अगर कोई बैंक जैसा संस्थान जिसका मेन बिजनेस बीमा नहीं है, लेकिन वो बीमा मध्यस्थ के रूप में काम करता है, तो उस पर बैंकिंग क्षेत्र के FDI नियम लागू होंगे। अच्छा। हाँ, पर इसकी एक शर्त है। उस संस्थान का 50% से ज्यादा रेवेन्यू उसके मुख्य यानी नॉन इंश्योरेंस बिजनेस से आना चाहिए। तो मतलब आप जिस खेल के खिलाड़ी हैं, नियम भी उसी खेल के लगेंगे। बिल्कुल सही। अब निवेश की प्रक्रिया पर आते हैं। क्या निवेश की कीमत या तरीके को लेकर भी कोई नियम है? हाँ, पॉलिसी इस पर भी बिल्कुल साफ है। विदेशी निवेश में किसी भी तरह की अगर बढ़ोतरी होती है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा फीमा रेगुलेशंस के तहत जो प्राइसिंग गाइडलाइंस हैं, उन्हीं के अनुसार होगी, ताकि कोई कम कीमत पर हिस्सेदारी ना खरीद ले। एकदम सही। और साथ ही जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, FPI, वो सेबी और फीमा के नियमों के तहत ही होगा। तो संक्षेप में अगर मैं इसे समेटूं, भारत का बीमा क्षेत्र अब ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI के लिए खुल गया है, लेकिन भारतीय नेतृत्व जैसी महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। हाँ, LIC एक विशेष मामला है जहां ये सीमा सिर्फ 20% है और बीमा मध्यस्थों के लिए भी 100% की सीमा लागू है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये भारतीय बीमा बाजार को उदार बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा, नए प्रोडक्ट्स और बेहतर तकनीक आ सकती है। हालांकि जो शर्तें साथ में लगाई गई हैं, वो एक संतुलित नजरिया दिखाती हैं, जिसका उद्देश्य है कि विदेशी पूंजी का लाभ भी मिले और रेगुलेटरी नियंत्रण और भारतीय नेतृत्व की मौजूदगी भी बनी रहे। सही है। यहाँ एक विचार करने वाला सवाल ये उठता है कि इस बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जो मौजूदा घरेलू कंपनियां हैं, वो खुद को कैसे ढालेंगी, वो नया क्या करेंगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या इससे बाजार में एकीकरण होगा, मतलब कंसोलिडेशन, या फिर भारतीय ग्राहकों के लिए खास बीमा उत्पादों की एक नई लहर देखने को मिलेगी? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।